का यस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में संवैधानिक विकास। अंग्रेजों के समय में जो संवैधानिक विकास हुए हैं, जो अलग अलग चार्टर एक्ट लाए गए हैं और अलग अलग जो अधिनियम लाए गए थे, उनको भी हमें पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का अधिनियम या चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट क्या है, 1935 का अधिनियम क्या है। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। तो इसको भी हमें अच्छे से डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेना है कि अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, क्योंकि इस अधिनियमों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं उनको जब तक हम सीक्वेंस में नहीं समझेंगे और उनको डायग्राम के माध्यम से नहीं समझेंगे, उनके सीक्वेंस को आने का कारण नहीं समझेंगे, तब तक हमारे क्वेश्चन सही नहीं होते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो जो भारत में संवैधानिक विकास किया गया है, उसमें जो चार्टर या जो अधिनियम लाए गए हैं, उनको हम दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जो हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जो अधिनियम लाए गए थे वो ब्रिटिश संसद द्वारा ही बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो 1857 का विद्रोह होता है, तो इसके बाद देखा होगा कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और पूरे भारत पर ब्रिटिश महारानी का अधिकार हो जाता है और 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आता है और फिर उसी के साथ अधिनियम आता है। तो 1858 एक अगर 57 लकीर मान लिया जाए एक बीच में, तो इसके पहले के जितने भी अधिनियम आए हैं वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आए हैं। ये बात याद रखिएगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आए हैं। कंपनी के लिए ही शासन के लिए अलग अलग चार्टर एक्ट आए हैं, उनको हम अलग फेज में पढ़ेंगे। और 1857 के बाद जब 1858 का अधिनियम आता है और वहां से लेकर के 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम तक ये ताज के अधीन अधिनियम आता है, महारानी विक्टोरिया के अधीन वो अधिनियम आता है। तो ताज के अधिक जो अधीन अधिनियम है उसको हम अलग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ लिखा है कंपनी से ताज तक। तो कंपनी के अधीन जो जो अधिनियम आए हैं, अगर उनको कहा जाए वो कौन कौन से अधिनियम है जिनको हमें पहले पार्ट में पढ़ना है, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम लाए गए थे उनमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर समय समय पर 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट वो लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। फिर 1786 का चार्टर एक्ट लाया गया, ये भी कंपनी के लिए ही था। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये जितने भी चार्टर एक्ट 73 से लेकर के 53 तक आए हैं, ये सब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आए थे और कंपनी के लिए आए थे और ब्रिटिश संसद ने बनाया था। लेकिन 1858 का जो अधिनियम आता है, 1857 विद्रोह के बाद जब पूरे भारत पर महारानी का अधिकार हो जाता है, तो ताज के अधीन जो अधिनियम आते हैं उनको जानना है। तो सबसे पहले 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे जो दूसरे फेज में। इसके बाद 1861 का अधिनियम, इसके बाद 1892 का जो है अधिनियम लाया गया। इसके बाद 1909 का मार्लियामेंटल सुधार या अधिनियम लाया गया था। इसके बाद 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम और 1947 का जो अधिनियम लाया गया, ये ताज के अधीन लाया गया। तो इसको हमें अलग पढ़ना है और इसको हमें अलग पढ़ना है। दो अलग अलग क्लास में पढ़ाने का मतलब ये हो जाएगा कि इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा और एक साथ ये पता चल जाएगा कि ताज के अधीन कौन कौन से अधिनियम हमें पढ़ने हैं और कंपनी के अधीन कौन कौन से अधिनियम हमें पढ़ने हैं। तो आपके जो सोचने का दायरा है, समझने का दायरा है, वो क्लियर हो जाएगा। और क्लास का यही उद्देश्य भी होता है कि जब तक आपको कोई चीजें क्लियर ना हो तो उस क्लास का मतलब नहीं होता है कोई। तो याद रखना, इन सब चीजों को बेसिक चीजें हैं, जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ताज के अधीन आया था या कौन सा कंपनी के अधीन आया था। जब तक हमें ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसीलिए हमें इन सब चीजों को जानना है। तो सबसे पहले कंपनी के अधीन या कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंपनी के लिए जो अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास किए गए हैं, पहले हम उनको देखेंगे और हम थोड़ा सा और पीछे जाके देखेंगे। जब 1600 ईस्वी में कंपनी को अधिकार पत्र मिला था व्यापार करने के लिए, वहां से चलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो अधिनियम आए उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। तो आपको कुछ छूटेगा नहीं और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है और एक एक चीज को हम आपको
बताते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप मैसेज करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, साम्राज्य की जो रूपरेखा के लिए कंपनी से ताज तक का जो अधिनियम आया था उसको देखना है। ब्रिटिश संवैधानिक अधिनियमों का एक विकास 1600 लेकर के अगर देखा जाए तो 1793 तक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1813 से लेकर के और 1853 तक के अधिनियम को इसमें हमें पढ़ना है जो कंपनी के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का क्रमिक रूपांतरण हुआ। एक व्यापारिक संस्था से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक राजनीतिक उपकरण तक, इसको हमें जानना है, क्योंकि कंपनी हमारे यहाँ आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, इसीलिए कंपनी को समय समय पर रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए ऐसे अधिनियम पास किए गए हैं, इनको हमें जानना जरूरी है। एक एक करके चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जो है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। हम यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि कंपनी 1599 में स्थापित हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1600 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसमें कंपनी को अधिकार दिया गया था व्यापार करने के लिए। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, जिससे कि आपको जो है सारी चीजें एक साथ मिल जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1600 का जो चार्टर एक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी, और 1600 ईस्वी में याद रखिएगा चार्टर एक्ट लाया गया। प्रशासन तथा समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत 15 वर्षों के व्यापार का एकाधिकार महारानी द्वारा कंपनी को दिया गया था, तो हम बताएंगे 1600 का चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। जब कंपनी बनी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन महारानी थी उस समय, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और इन्होंने ही कंपनी को 1600 वर्षों का 1500 वर्षों के व्यापार का एकाधिकार दे दिया। ये एक तरह से मोनोपोली थी, केवल कंपनी ही व्यापार करेगी और कोई व्यापार नहीं कर सकता है। प्रशासन तथा समस्त शक्तियां जो है 24 सदस्यीय परिषद को दे दी गई, और उनका काम था इसी के माध्यम से कंपनी को देखते रहना है कि कंपनी काम कैसे कर रही है, व्यापार कैसे कर रही है, और व्यापार में कई साझेदार थे कंपनी में, इसीलिए सबके लाभ का हिस्सा भी सही से बंटवारा हो सके और कंपनी सही से काम कर सके। इसीलिए इस परिषद का काम था कि निगरानी करते रहना है और जरूरत पड़ने पर कंपनी को निर्देश भी देते रहना है। लेकिन हमें सबसे जो जरूरी है कि जो एकाधिकार मिला है 15 वर्षों के व्यापार का, ये हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब 1600 से काम शुरू हो गया, कंपनी व्यापार करना शुरू कर दी। 1726 का एक चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या कहा गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। क्या था इसमें, कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को स्थानीय कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, क्योंकि हर कानून ब्रिटिश संसद नहीं बना सकती है। मान लो कोई स्थानीय कानून है, कोई छोटे मोटे कानून बनाना है, नियम बनाना है, तो हर काम के लिए ब्रिटिश संसद नहीं बैठी हुई है। तो 1726 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि यही बड़ी प्रेसिडेंसी थी और यहीं पे गवर्नर की नियुक्ति होती थी, तो इन तीनों लोगों को कहा गया, प्रेसिडेंसियों को कहा गया, गवर्नरों को कहा गया कि आप जो है स्थानीय कानून बना सकते हैं, ये शक्ति आपके पास है। ब्रिटिश संसद छोटे छोटे कानून बनाने के लिए नहीं बैठी हुई है, ऐसे अधिकार आपको दे जाते हैं, आप खुद कानून बना करके और नियम बना करके वहां के शासन को आप चलाते रहिए। तो याद रखिएगा 1726 के एक्ट के द्वारा, ये छोटी सी पॉइंट तथ्य है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आना था, और 1772 में याद रखिएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त जांच समिति बनाई गई। क्यों बनाई गई, क्योंकि कंपनी यहां व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को मालूम चला कि कंपनी व्यापार तो कर रही है, लेकिन व्यापार जो हो रहा है वो निजी व्यापार ज्यादा हो रहा है, और कंपनी के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, हम बार बार कंपनी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है भारत में व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करे और साझेदारों को लाभ बराबर हो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी शिकायत हुई इसको लेकर कि कंपनी सही से काम नहीं कर रही।
उसके पीछे कुछ कारण थे, जिन कारणों के आधार पर कंपनी पर आरोप लगाए गए। कारण क्या थे? कंपनी का दिवालियापन, आर्थिक संकट। कंपनी को एकाधिकार मिला है व्यापार करने के लिए और कंपनी भरपूर मात्रा में भू राजस्व की वसूली कर रही है, व्यापार कर रही है, तो आखिर कंपनी का दिवालियापन, आर्थिक संकट कंपनी के पास आया कैसे? एक सवाल ये खड़ा हुआ। दूसरा, कर्मचारियों में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी आए हैं कंपनी की ओर से व्यापार करने के लिए, लेकिन वो अपना निजी व्यापार चला रहे हैं और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी व्यापक रूप से कंपनी के कर्मचारियों में, और चुपके चुपके से वो अपना व्यापार चला रहे, कंपनी के बारे में सोच नहीं रहे। तो जो कंपनी में पैसा लगाए हैं वहां पर जो है व्यापारी लोग, उन लोगों ने शिकायत किया कि कंपनी के कर्मचारियों में रिश्वतखोरी व्याप्त हो गई है और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो कंपनी को रेगुलेट करो। अगर कंपनी रेगुलेट नहीं हुई तो मनमाना काम करेगी और जो पैसा हम लोग लगाए हैं वो पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाने में 217 भागीदार थे उसमें और 5% पैसा महारानी का भी लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में ये हुआ कि कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। तीसरा कारण था बंगाल में कुप्रशासन। बंगाल में कुप्रशासन फैला हुआ है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में ये शिकायत गई कहां पर? इंग्लैंड। जब इंग्लैंड पहुंची तो जांच, याद रखना 1772 में गुप्त रूप से एक जांच कमेटी बना दिया। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने, और कहा कि ये पता लगाओ कि जो ये आरोप कंपनी पर लगाए जा रहे हैं क्या ये सही है या सही नहीं। कंपनी ने जो है इसका विरोध भी किया था, जो उसमें वहां के जो रिश्वतखोर लोग थे वो विरोध भी किया कि नहीं, ऐसे इस सब की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, इसका काम करना जरूरी है और ये पता लगाओ कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे सही है कि नहीं। और कंपनी ने जो है इसका विरोध तो किया ही। दूसरी तरफ जांच कमेटी ने एक रिपोर्ट बना दिया और जांच कमेटी का उद्देश्य क्या था कि कंपनी को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्थापित करना है। इसीलिए ये जो है एक अधिनियम लाया जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मांग बढ़ी और कंपनी को रेगुलेट किया जाए कि कंपनी मनमाना काम ना करने पाए। ठीक, परिणाम क्या निकला कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद का पहला हस्तक्षेप हुआ और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास इसीलिए किया गया कि कंपनी को रेगुलेट करना है, अर्थात कंपनी को नियंत्रित करना है, कंपनी को जवाबदेही बनाना है कि आप कौन कौन सा क्या काम व्यापार कर रहे हो, उसकी पूरी लिस्ट चाहिए, क्योंकि 217 भागीदार है और हिसाब सब मांगेंगे ना। और व्यापार अगर करना है तो पारदर्शिता जरूरी है, नहीं तो साझेदार भाग जाएंगे। ऐसी स्थिति में कंपनी को रेगुलेट किया गया, कंपनी को नियंत्रित किया गया कि आप मनमाना काम नहीं कर सकते हैं। और जो आरोप लगे थे, आरोप सारे सही पाए गए। और कंपनी क्या करती थी, जो यहाँ व्यापार करने आते थे वो करते क्या थे, यहाँ खूब लाभ कमाते थे और इंग्लैंड को रिपोर्ट भेजते थे। जो साझेदार सब थे उनको 24 सदस्यीय परिषद को रिपोर्ट भेजते थे, वो कहते थे कंपनी घाटे में, आर्थिक संकट है, ये है वो कारण बता करके, और खूब सारा ढेर सारा पैसा वसूलते थे, रखते थे। इसीलिए याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है उसके पीछे क्या कारण है? यही सारे कारण है। इसी वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संसद द्वारा पास किया गया और कंपनी को रेगुलेट किया गया, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो क्या क्या किया गया, कैसे उसके जो है कंपनी को उसकी क्या कहते हैं कार्य पर नकेल कसी गई, एक तरह से कह दिया जाए, तो उसको देखते हैं। उससे पहले अधीनता का मानचित्र, ये भी एक कारणों में से था। बंगाल की बात करें तो बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना प्रथम वारेन हेस्टिंग और कार्यालय की स्थापना 1773 में की गई। पहली बात तो यह हुआ, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो उस समय क्या था कि बंगाल हो, चाहे मद्रास हो और चाहे बंबई हो, ये तीनों की पोजीशन एक जैसी थी। तीनों जगह पर गवर्नर की नियुक्ति होती थी। जैसे यहाँ लिखा है बंगाल के गवर्नर, यहाँ लिखा है यहाँ मद्रास के गवर्नर होते थे,
और यहाँ बंबई गवर्नर होते तो तीनों के काम बिल्कुल बराबर बराबर थे, क्योंकि गवर्नर हर जगह लगा हुआ है, जनरल तो लगा नहीं। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और यहां पर क्या रख दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, अर्थात गवर्नर के आगे जनरल शब्द लगा दिया गया, अर्थात अब बंगाल की पोजीशन बड़ी हो गई और मद्रास और बंबई में गवर्नर ही रह गए, लेकिन यहाँ क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का ही परिणाम था। कार्यालय की स्थापना 1773 में हुई और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। क्या ध्यान दीजिएगा, जब वारेन हेस्टिंग भारत आया था तो बंगाल का गवर्नर बन के आया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर, गवर्नर शब्द बोल रहा हूं मैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग रहेगा, याद रखिएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया और गवर्नर जनरल पहला हो गया कौन, वारेन हेस्टिंग। तो जब आया था तो गवर्नर बन के आया था और बन के आ गया गवर्नर जनरल बन गया, तो अंतिम और वहां प्रथम हो गया। इस बात को, इस छोटे सी बारीक को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल सुप्रीम हो गया क्योंकि बंगाल में गवर्नर जनरल बैठ रहा है और यहां गवर्नर ही बने हुए हैं अभी तक। विदेश नीति के मामलों में पूरी तरह बंगाल के अधीन था, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति समाप्त कर दी गई। अब ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं और ये भी नहीं निर्णय ले सकते हैं, और मद्रास और बंबई के गवर्नर किसके अधीन कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। अब यहाँ के गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर ही है और यहाँ भी गवर्नर है और यहाँ गवर्नर जनरल बैठा हुआ है। अब ये दो लोग अपनी रिपोर्ट इनको देंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को देंगे, क्योंकि ये सुप्रीम हो गया है, उसके अंदर उसके साथ जनरल लग गया है, तो ये बड़ा पद हो गया, ये दोनों छोटे पद रह गए। लेकिन इससे पहले 1773 के पहले तीनों समान थे, यहाँ भी गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर, लेकिन अब यहाँ गवर्नर जनरल, यहाँ गवर्नर हो गए। तो इस तथ्य को भी हमें समझ लेने की जरूरत है, बारीक को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये ऐसा टॉपिक है कि देखने में लगता बहुत आसान है, लेकिन जैसे वो उतरते हैं पढ़ने के लिए, अधिकांश बच्चे, मैं आज 10 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, 10 साल से, और 12 साल हो गया, 2013 से पढ़ा रहा हूं मैं, 12 साल हो गया लगभग। ये टॉपिक जब बच्चे देखते तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और इसी तक जाते हैं तो दम तोड़ देते हैं। आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा कि जैसे इसको पढ़ना शुरू करते हैं अजीब सा उलझन महसूस होता है, मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन चूंकि एग्जाम पास करना तो बड़े बेमन से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उसको अगर कोई नहीं समझा पाया तो क्वेश्चन गलत होना तय है। कंपनी के अधीन और ताज के अधीन कौन कौन से अधिनियम आए, यही बच्चों को नहीं पता होता है, तो शुरू में मैंने इसीलिए आपको बताया हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये सब छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं और इनको बारीक से जानना जरूरी है, तो इसलिए डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और मैप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे आपको चीजें स्पष्ट हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सत्ता के 4 स्तंभ। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे, कंपनी प्रशासन, पहला गवर्नर जनरल, कार्यकारिणी परिषद के बहुमत से बंधा हुआ, केवल बराबरी का निर्णायक मत था उसके पास, गवर्नर जनरल के पास। कार्यकारिणी परिषद 4 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, तो उसमें 4 सदस्य कौन कौन थे, पहली बार उनमें थे आपका क्लियरिंग, मानसन, फ्रांसिस और आपका बारबेल। कार्यकाल 5 वर्ष का था, कोरम 3 सदस्यों का था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। हटाने का अधिकार केवल सम्राट या निर्देशों के प्रस्ताव पर ही था, बाकी हटा नहीं सकते थे, और ये 4 लोग मिलकर के गवर्नर जनरल को सलाह देते थे, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय
1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। जब 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पास किया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 74 में की गई, तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर एलिजा इम्पे थे, याद रखिएगा। और 3 अन्य न्यायाधीश थे जो प्रीवी काउंसिल में ब्रिटेन में अपील कर सकते थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई 1774 में 73 के अधिनियम के तहत की गई, याद रखिएगा। निर्देशक मंडल एक बनाया गया, जो है, याद रखिएगा क्या था इसका, 24 डायरेक्टर थे, 4 वर्ष का कार्यकाल था, 1/4 प्रतिवर्ष रिटायर होते थे, मताधिकार न्यूनतम, और 1000 पाउंड के शेयर धारक भी थे ये लोग कंपनी में। ये 24 निर्देशक मंडल थे, इनका काम था कि कंपनी को देखते रहना है, कंपनी को रेगुलेट करते रहना है, कंपनी के मनमानेपन को रोकना है। और गवर्नर जनरल का काम क्या होगा कि वो जो है अपनी परिषद के सदस्यों के साथ डिस्कशन करेगा और उसके आधार पर निर्णय लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। और इसको शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है, रेगुलेटिंग, रेगुलेट करना है किसको, कंपनी को। इसीलिए इस एक्ट को पास किया गया था, कंपनी के मनमानेपन को रोकने के लिए, जो मैंने ऊपर बताया था कारण क्या था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। हमें ऐसे क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करना है, हमें इसको बिल्कुल अच्छे से सही करके आगे बढ़ना है। ढांचागत दरारें, 1773 की विफलताएं। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पास कर दिया गया, लेकिन उनमें कई कमियां थी। और वो कमियां क्या क्या थी? परिषद का गतिरोध। समस्या क्या थी कि गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी, तो वारेन हेस्टिंग कुछ और कहते थे, और जो उनके 4 सदस्य थे, जो क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस, ये मानने को तैयार नहीं होते थे। एक समय ऐसा आया था कि चारों में और वारेन हेस्टिंग में मलयुद्ध हो गया, आपस में पटका हो गया था, लड़ाई हो गई ऑफिस के अंदर, और अंत में जो है इसका बहुत विरोध किया था वारेन हेस्टिंग ने, और जो चाहता था कि ऐसे लोग हैं जो मेरा कहना माने। और चूंकि वो लोग महारानी द्वारा नियुक्त किए गए थे और संसद द्वारा नियुक्त किए थे, तो उनके अंदर यह अधिकार था कि जैसे आपकी नियुक्ति हुई है वैसे मेरी भी नियुक्ति हुई है, इसलिए आप हमारे ऊपर निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो वारेन हेस्टिंग बहुत ज्यादा परेशान रहता था। हकीकत क्या था? वारेन हेस्टिंग को उसकी ही 4 सदस्यीय परिषद में फ्रांसिस, क्लेवरिंग और आपका मानसन द्वारा बार बार अल्पमत में डाल दिया गया। केवल वारबेल समर्थक में था, केवल वारबेल समर्थक में था वारेन हेस्टिंग के, और बाकी जो 3 थे इसमें फ्रांसिस, क्लेवरिंग और आपका मानसन, ये वारेन हेस्टिंग का कहना मानते ही नहीं थे, क्योंकि ये तीनों अलग दिशा में जाते थे और ये अलग दिशा में। इसीलिए इनको लेकर के मारपीट तक की नौबत आ गई थी, और मारपीट हो गई थी ऑफिस में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। न्यायिक टकराव क्या था? इस परिषद में न्यायिक टकराव क्या देखने को मिला? इस अधिनियम में समस्या क्या थी कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियों की सीमाएं स्पष्ट नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन दोनों की शक्तियों को बांटा नहीं गया, और ये आपस में टकराव होने लगा। न्यायाधीश कुछ और निर्णय दे रहा है, गवर्नर जनरल उसके निर्णय को काट दे रहा है, गवर्नर जनरल कोई निर्णय दे रहा तो उसके निर्णय को न्यायाधीश काट दे रहा है, टकराव हो गया। हकीकत क्या था? कंपनी के कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की कार्यवाहियों से प्रशासन पंगु हो गया। जैसे न्यायालय को पता चले कि ये कंपनी का कर्मचारी या सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी है, तो उसको जेल में डाल दे। और वारेन हेस्टिंग चाहता था कि जेल में न डाला जाए, उनके साथ कोई कार्रवाई न की जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासन और न्यायपालिका दोनों आपस में लड़ने लगे। ये कमियां 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की विफलताएं थी, जिसको जानना जरूरी था। और 1773 का रेगुलेटरी एक्ट की विफलताओं को देखते हुए सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट लाया था कि इन कमियों को दूर किया जाए, सबके काम को बांट दिया जाए। जो अधूरा काम यहाँ रह गया है उस काम को पूरा करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में। मात्र 11 साल में ही अधिनियम लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी में कमियां समय के साथ दिखने लगी। इसीलिए अंत में जो है और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है।
इन कमियों ने ब्रिटिश संसद को संशोधन के लिए मजबूर कर दिया। ये जो कमियां दिख रही हैं, इन्हीं कमियों को ही ब्रिटिश संसद ने महसूस किया और मजबूर हो गई ब्रिटिश संसद की नहीं, हमें एक और अधिनियम लाना पड़ेगा और चीजों को और स्पष्ट करनी पड़ेगी और चीजों को साफ करना पड़ेगा जिससे समस्या न रह जाए। और जो समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं रहेंगी तो व्यापार करना और प्रशासन चलाना आसान भारत में नहीं रहेगा जब आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसीलिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, संशोधन अधिनियम। 17 उद्देश्य क्या था? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की न्यायिक कमियों को सुधारना था। जो न्यायिक कमियां यहां दिख रही थी, इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए एक संशोधन अधिनियम लाया गया 1781 का। छोटा सा अधिनियम था, केवल न्यायिक जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए लाया गया था। तो ब्रिटिश संसद ने जो लाया तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र डिफाइंड कर दिया गया। अब अधिकार क्षेत्र क्या डिफाइन किया गया कि अधिकार क्षेत्र का निर्धारण कलकत्ता के सभी निवासियों, अंग्रेज और चाहे भारतीय, को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन किया गया। चाहे अंग्रेज हो और चाहे भारतीय हो, वो सब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होंगे। ये अधिकार क्षेत्र डिफाइन किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। छोटा सा संशोधन था लेकिन जरूरी था कि न्यायपालिका और प्रशासन आपस में लड़ने न पाए। दूसरा, छूट क्या थी? कार्यपालिका को छूट। सर्वोच्च न्यायालय अब कंपनी के कर्मचारियों और गवर्नर जनरल के विरुद्ध उन कार्यों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता था जो उन्होंने सरकारी अधिकारियों की हैसियत से किए। कुछ प्रशासन को भी छूट दिया गया और न्यायपालिका से कहा गया कि आप कंपनी के कर्मचारियों और गवर्नर जनरल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अंत में एक छोटा सा सेटलमेंट लाना पड़ा और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को डिफाइन करना पड़ा। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे अधिनियम लाए गए और कैसे कैसे सीक्वेंस से हमें इन चीजों को जानना जरूरी था। याद रखिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस अधिनियम, छोटा सा अधिनियम था, छोटी सी कमी जो रह गई थी, जो भूल गए थे 73 के रेगुलेटरी एक्ट में, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया गया 1781। आगे बढ़ते हैं। 1783 का राजनीतिक भूकंप क्या था? यहाँ जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, यह उसके पहले की पृष्ठभूमि है। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसमें जो पिट्स शब्द है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम है, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट के कारण इंग्लैंड की संसद भारतीय मामलों में वहां गिर गई। कैसे होता है कि चीज बताता हूं मैं। भारत के मुद्दे पर गिरी ब्रिटिश सरकार। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का मुद्दा था और जो ब्रिटिश में सरकार चल रही थी, वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो पहला ऐसा मामला हुआ कि भारत के मामले में सरकार गिर गई वहां, जिसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। यह घटना 1783 में शुरू हुई। क्या था? पहला स्टेज याद है ना, एक बिल था, डंडास बिल। क्या था? 1773 के जो है कमियों को दूर करने का प्रयास, लेकिन प्रस्तावक के विरोधी दल में होने का कारण वापस हो गया। कंपनी को बार बार शिकायत जा रही थी वहां पे ब्रिटिश संसद में कि 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट पास किया गया उनमें कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और बिल लाना पड़ेगा। तो बिल प्रस्ताव पास बनाया गया था, डंडास बिल बनाया गया, नहीं उसका विरोध शुरू हो गया 1783 में। इसके बाद डंडावास बिल जो लाया गया, उसमें जो कमियां दिख रही थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फॉक्स इंडिया बिल लाया गया। फॉक्स इंडिया बिल लाया गया। बर्क और फिलिप फ्रांसिस द्वारा तैयार किया गया। कंपनी का भारी विरोध हुआ क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करना था, इसे कंपनी ने विरोध करना शुरू कर दिया। फ्रांसिस द्वारा तैयार किया गया था और कंपनी का भारी विरोध हुआ। राजनीतिक शक्ति छीनने का डर था। कंपनी को लग गया कि हम तो व्यापार करने आए थे लेकिन हम राजनीति भी कर रहे हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात उठ गई कि कंपनी के राजनीतिक अधिकार को अलग किया जाए और व्यापारिक अधिकार को अलग किया जाए, दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के ये बिल लाने का प्रॉब्लम खड़ा हो गया और वहां भारी विरोध हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स में
पास हुआ, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फेल हो गया बिल कॉमन्स में पास हो गया, लेकिन जो वहां का उच्च सदन था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, उसमें फेल हो गया बिल। ये बिल इसीलिए लाया गया था कि राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार को अलग अलग किया जाए, और कंपनी भारी विरोध करने लगी, और कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी वो जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहले से ही मेंबर के रूप में थे, उन लोगों ने देखा कि कंपनी के राजनीतिक अधिकार छिन जाएंगे, उन्होंने फट से क्या किया, बिल को जो है नामंजूर कर दिया, वोटिंग वहां पे अलग कर दी। ऐसी स्थिति में परिणाम क्या निकला कि 18 दिसंबर 1883 को लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि जब बिल पास ही नहीं हुआ तो वहां पर लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स दो अलग अलग पार्टी के थे, और दोनों की गठबंधन सरकारें चल रही थी, और दोनों में विवाद हो गया। विवाद के कारण इसी बिल को लेकर के विवाद जब हुआ तो वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। ये भारतीय मामलों में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था और समझ जरूरी है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? यह पहला और अंतिम अवसर था जब कोई ब्रिटिश सरकार भारतीय मामले पर गिर गई। जनवरी 1784 में यंग पिट नए प्रधानमंत्री बने। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो यही पिट है, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया एक्ट में पिट्स क्या है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब इनकी सरकार गिर गई, लॉर्ड नॉर्थ की और फॉक्स की गठबंधन सरकार गिर गई, तो नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? यंग पिट को बनाया गया। और यंग पिट जब आए तो उन्होंने 1784 का जो अधिनियम पास किया, उसी को इतिहास में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बारीक को अगर नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यही सब कारण था जिसकी वजह से सरकार को जो है वहां गिरना पड़ा, और नई सरकार बनी, वहां पर यंग पिट्स बने। इसके आगे देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान था और क्यों उसको लाया गया। आपको पता चल गया कि कंपनी के अधिकार को अलग अलग करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। क्यों लाया गया आपने पूरा जान लिया। सरकार गिर गई वहां पर, और पिट्स कौन है मैं बार बार बता रहा हूं, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, और ये नए सरकार बनी और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया, और एक तरह से द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। कंपनी पे द्वैत शासन की शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं। कैसे? अब इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से काम थे, ध्यान दीजिएगा। कंपनी यहां व्यापार भी कर रही है और कंपनी राजनीतिक कार्य भी कर रही है। तो व्यापार करना और राजनीति करना दो अलग चीजें हैं, और दोनों को मिक्स करके सरकार काम कर रही थी अभी तक। जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया तो उसने कहा कि दोनों काम को अलग कर दो। तो व्यापारिक काम को लिए अलग और राजनीतिक काम के लिए अलग अलग दो ग्रुप बनाए गए। अब यहां देखो लिखा है निर्देशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और यहां लिखा है नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहां लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो जो ग्रुप बनाए गए, ये पिट्स इंडिया एक्ट ने बनाए। इनका काम क्या था? जो निर्देशक मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इनका काम क्या था? केवल वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करना। इनका काम यह है कि केवल व्यापारिक मामलों को देखना, और नियंत्रण मंडल के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। निदेशक मंडल ये है, इनके आदेश का पालन ये करेंगे, और अब व्यापारिक काम अलग तरीके से किया जाएगा। और जो नियंत्रण मंडल है वो काम क्या करेगा? सभी सैनिक और असैनिक और राजस्व के मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण हो गया। अब सैनिक असैनिक अर्थात जो राजनीतिक कार्य थे, अब राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए कौन बना दिया गया? नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता था, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब दो चीजें बांट दी गई, व्यापारिक काम अलग और राजनीतिक काम अलग। 6 सदस्य थे इसमें, 2 पदेन विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। नियुक्ति और या पदच्युति मतलब उनको पद से हटाना ब्रिटिश सम्राट का अधिकार था। अब आप समझ गए होंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैत शासन इसी कहते हैं, दुशासन व्यवस्था स्थापित हुई। व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल
और राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया। बहुत बारीक अंतर है, याद रखिएगा। अब कंपनी के काम को अलग अलग कर दिया गया जिससे पारदर्शिता बनी रहे और विवाद दोबारा खड़ा न होने पाए। अब कंपनी कर्मचारी जवाबदेही बन सके। गुप्त समिति क्या थी? संचालक मंडल से 3 सदस्यों की समिति जो भारत में गोपनीय आदेश भेजती थी। यहां से एक जो गुप्त समिति बनाई गई थी और उसका काम था कि यहां से जो भी कंपनी गलत काम करे उसकी रिपोर्ट बना करके और भेज देना इंग्लैंड। वहां पर जो है उसकी जांच की जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। ये कंपनी के अधिकारियों गवर्नर जनरल तक किसी को नहीं मालूम था कि ये काम ब्रिटिश पार्लियामेंट चुपके से कर रहा है। नहीं करता तो कंपनी मनमाना हो जाती है, कंपनी की भेद नहीं खुल पाते। इसीलिए कंपनी जब जब नियंत्रण कुछ करने का फालतू काम किया, तुरंत जो है सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कमियां थी, क्यों, क्या क्या प्रावधान थे, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, पिट्स कौन है, इसी मामले को लेकर के वहां की सरकार गिर गई थी। इन सब बातों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1784 का जो है आक्रामकता पर रोक और शक्तियों का एकीकरण। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, भारत सरकार का एकात्मक स्वरूप क्या था इसमें? युद्ध और कूटनीति पर लगाम। गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के कोई युद्ध या संधि नहीं कर सकता है। अर्थात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया कि युद्ध और कूटनीति पर लगाम लगाई गई। गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के ना तो कोई संधि कर सकता है किसी राज्य के साथ और ना ही किसी राज्य पर युद्ध कर सकता है। अब सारा काम कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, नियंत्रण मंडल देखेगा, क्योंकि राजनीतिक मामला हो गया। युद्ध लड़ना, कूटनीति करना व्यापारिक मामला नहीं है, यह राजनीतिक मामला है। और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए ही बनाया गया है किसको? नियंत्रण मंडल को, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये जो है क्या करेंगे? गवर्नर जनरल को अनुमति लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कि मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, संधि करूं या ना करूं। अब गवर्नर जनरल का यहाँ एक अधिकार समाप्त हो गया, कंट्रोल किया गया गवर्नर जनरल को कि आप मनमाना कोई युद्ध नहीं लड़ सकते अपने निजी मामलों के कारण। दूसरा, प्रांतीय नियंत्रण। मद्रास और बंबई की सरकारों के लिए बंगाल सरकार के आदेशों का पालन पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया कि बंगाल का सरकार गवर्नर जनरल जो कहेगा, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उसको मानना अनिवार्य है। आप उसमें कोई भी आनाकानी नहीं कर सकते। तीसरा, आक्रामक नीतियों का अंत। कर्नाटक और अवध जैसे राजाओं के साथ की गई प्रत्याभूत संधियां समाप्त हो गई। आक्रामक युद्धों पर रोक लगा दी गई। क्या आप आक्रामक युद्ध नहीं लड़ सकते हैं अचानक से। नियुक्ति और वापसी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक करेंगे, लेकिन उन्हें वापस बुलाने का पूर्ण अधिकार ब्रिटिश सम्राट को ही दिया गया है। नियुक्ति तो कर सकते हैं कौन? नियंत्रण परिषद के लोग कर सकते हैं, लेकिन बुलाने का अधिकार या रिकॉल का अधिकार जो है, पूर्ण अधिकार एक सम्राट के पास ही रहेगा। तो अंतिम चाबी जो है, अंतिम चाबी सम्राट के पास ही थी, ये बात याद रखिएगा। और एक तरह से चाबी से इनको क्या किया गया? बिल्कुल नकेल कसी गई कंपनी पर और गवर्नर जनरल पर कि आपके अधिकार क्या है, इसको जान लीजिए और बिना नियंत्रण मंडल के आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सारे प्रावधान थे, इनको जानना जरूरी है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलर एक्ट को और संशोधित करने के लिए ही लाया गया था, जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। अब व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट करने के लिए ही इसको लाया गया था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और अधिनियम आता है, एक चार्टर एक्ट आता है 1784 का अधिनियम। कॉर्नवालिस की शर्तें याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाना था और गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बनने को तैयार नहीं थे। कॉर्नवालिस अमेरिका में तैनात थे और अमेरिका में युद्ध हार गए थे और बाद में इनको नियुक्त करना था भारत में। संदर्भ क्या है कि इस अधिनियम विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल पद के लिए राजी करने के लिए लाया गया था, क्योंकि जब इनके पास ये प्रस्ताव गया कि आपको भारत जाना है
और गवर्नर जनरल के पद पे काम करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक शर्त हमारी है, पहले शर्त मान लोगे तभी हम जाएंगे। शर्त क्या थी कि हमें गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का पूरा अधिकार हमें दिया जाए, क्योंकि नियंत्रण मंडल पहले ही युद्ध पर रोक लगा दिया था। उनका कहना था कि हम भारत तभी जाएंगे जब सेनापति का पद हमें दिया जाए। तो इनको खुश करने के लिए, कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए 1786 का अधिनियम लाना पड़ा कि आप खुश आप होइए, आपको ये पद दिया जाता सेनापति का, आप तब आप जाइए भारत। देखो क्या लिखा है, विशेषाधिकार का तराजू, दोहरी शक्तियां। विशेषाधिकार क्या है? गवर्नर जनरल को अपने उत्तरदायित्व पर अपनी कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने, जो है क्या कहते हैं, ओवरराइड करने का असाधारण अधिकार दिया गया। अर्थात गवर्नर जनरल अगर कह देगा तो परिषद के सदस्य जो आपस में लड़ते थे वारेन हेस्टिंग्स समय में, वो समस्या ना आने पाए, जो मैं कह दूं वही माना जाएगा। दूसरा, सैन्य नियंत्रण। मुख्य सेनापति की समस्त शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। तो मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को अगर नहीं दी जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कॉर्नवालिस ने जब ये कहा, शर्त रखी, तो याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की शक्तियां सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई, और तब कॉर्नवालिस खुश हो गए, और तब वो जो भारत आने के लिए तैयार हुए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1786 का अधिनियम जो लाया गया था वो किस किस शर्तों पे लाया गया था, तो कॉर्नवालिस की शर्तों पे लाया गया था, और मुख्य सेनापति का पद उनको चाहिए था, और कार्यकारिणी में कोई हस्तक्षेप ना होने पाए गवर्नर जनरल के, इसलिए लाना जरूरी था। और अंत में ये दोनों प्रावधान लाए गए, और वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में जो है कॉर्नवालिस की नियुक्ति इसी आधार पे की गई कि दोनों पद आपको दिया जाता है, जो आप शर्त रखें उस शर्त के आधार पर आपको इस दिया जाता है। अब जो 3 वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य हैं उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब जो वीटो पावर मिल गया, अब जो गवर्नर जनरल कहेगा वही माना जाएगा। तो इसी आधार पर डायग्राम बनाया गया है कि सारा वैल्यू वीटो पावर अर्थात वायसराय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के पास आ गया। तो केवल कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया था, याद रखिएगा। और उनको जो है ये दोहरी शक्तियां दी गई, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, भारतीय राजस्व से ब्रिटिश नियंत्रण। ये इसमें क्या था, 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया, उसमें क्या प्रावधान था? व्यापारिक विस्तार। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, अर्थात कि अभी 1793 से लेकर के और 1813 तक कंपनी ही व्यापार करेगी, उसी का एकाधिकार, मोनोपोली रहेगा। इंग्लैंड की और कोई भी कंपनियां भारत नहीं आएंगी। अभी 20 वर्षों तक और कंपनी ही व्यापार करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, और कोई व्यापार नहीं कर सकता है। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1813 का अधिनियम लाया गया था, तो इसमें व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा। तो 93 से 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1813। तो 1813 का अधिनियम लाया गया, तो जो आगे मैं बताऊंगा अभी। तो इसीलिए याद रखेगा, 1793 से लेकर के और 1813 20 वर्षों तक अब कंपनी का ही व्यापारिक अधिकार रहेगा। इंग्लैंड की और कोई कंपनी भारत नहीं आ सकती है। इस एकाधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, जो पहले से चला आ रहा था। याद रखिएगा। वेतन और खर्च का प्रवाह 1919 तक, अर्थात जो भारतीय राजस्व पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको लेकर के यह लाया गया वित्तीय बोझ। नियंत्रण मंडल के सदस्यों कर्मचारियों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कहा कि नियंत्रण मंडल जो काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो भारत के लिए काम कर रहा है, तो वेतन मैं क्यों दूं? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि वेतन अब मैं नहीं दूंगा, वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। तो नियंत्रण मंडल के जितने भी सदस्य और कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब वेतन भारत के राजस्व से मिलेगा, इंग्लैंड पैसा नहीं देगा, पार्लियामेंट पैसा नहीं देगा। प्रशासनिक बदलाव क्या हुआ? मुख्य सेनापति का कार्यकारिणी परिषद का पदेन सदस्य होना समाप्त हो गया। यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता है तो उसे परिषद के किसी असैनिक सदस्य को उप प्रधान नियुक्त करना होगा, अर्थात अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाना होगा।
जैसे मान लीजिए कि आज वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं तो सारा निर्णय अपने आप गृह मंत्रालय के अधिकार में आ जाता है। अब गृह मंत्री ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कब तक? जब तक प्रधानमंत्री बाहर है तो छोटे मोटे जो काम है प्रधानमंत्री के, वो काम गृह मंत्री देखते हैं। उसी तरीके से अगर गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर कहीं जा रहे हैं तो बंगाल में काम रुकने न पाए तो एक आदमी को नियुक्त करना पड़ेगा, जिसे उप प्रधान कहते हैं। वो देखेगा, जब हम आ जाएंगे तो वो हट जाएगा। मतलब कि काम रुकना नहीं चाहिए, आप बाहर जाइए लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। तो किसी को नियुक्त करके जाओ, जिम्मेदारी देके जाओ। जैसे मान लीजिए घरों में मान लो कि पिताजी कहीं जा रहे हैं तो जिम्मेदारी हमें हमारे बड़े भाई को देंगे ना, आपको या आपके बड़े भाई को, कि देखो मैं जा रहा हूँ, ये घर का ये काम चल रहा है, घर पे घर बन रहा है, जो भी काम हो रहा है इसको देखना। जब हम आएंगे तो फिर हम देखेंगे, तब तक तुम इसको देखते रहना। काम रुकना नहीं चाहिए। तो काम नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए ये व्यवस्था की गई और भारतीय राजस्व से पैसा खर्च किया जाने लगा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब जब 1813 का अधिनियम हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो जो 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त था वो कंपनी को का एकाधिकार समाप्त किया गया। क्यों समाप्त किया गया आगे बताऊंगा मैं, जिससे आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका का विकास शक्तियों का जो गणित है 1773 से लेकर के 1786 के, एक बार हम इसको एक साथ देख लेते हैं जिससे चीजें और स्पष्ट हो जाए। अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें परिषद का आकार 4 सदस्य थे। बहुमत से निर्णय केवल टाई होने पर निर्णायक मत गवर्नर जनरल अत्यंत कमजोर हो गया, अक्सर अल्पमत में रहता था और गवर्नर जनरल के साथ जो ही समस्या उत्पन्न हो गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, और पिट्स कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इसमें परिषद का आकार सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दिया गया, सेनापति सहित अब 3 हो गए। गवर्नर जनरल को अपनी बात मनवाने के लिए केवल एक सदस्य के समर्थन की आवश्यकता थी। शक्ति वृद्धि की गई और सदस्य केवल संविदाबद्ध सेवक होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, बाकी हटा दिया जाएगा। 1786 का संशोधन अधिनियम जो लाया गया, इसमें 3 सदस्य थे, यहाँ 4, यहाँ 3 रह गए। पूर्ण वीटो शक्ति, परिषद के निर्णय को पलटने का एकाधिकार गवर्नर जनरल को सर्वोच्च प्रशासक बना दिया गया। तो कॉर्नवालिस की जिद पर शर्त पर यह अधिनियम लाया गया था और पुनः गवर्नर जनरल को सर्वोच्च बना दिया गया। जहां पर गवर्नर जनरल की शक्तियों को थोड़ा कम किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, पुनः उनको और ज्यादा दे दिया गया, क्योंकि इसी शर्त पर वो आया ही था। जब उसको मालूम चला कि गवर्नर जनरल को कोई शक्ति ही नहीं है, सेनापति का काम नहीं कर सकता, युद्ध लड़ने के लिए हमें नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो उसने एक शर्त रख दिया कि सेनापति का पद हमें दिया जाए और साथ साथ में हमें वीटो पावर दिया जाए, तभी हम भारत जाएंगे। और कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया। इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। तो कंपनी की स्वतंत्रता और संसदीय नियंत्रण अगर बीच में रखते हैं तो 1600 का व्यापारी पूर्ण स्वतंत्रता, मुनाफे पर एकाधिकार था कंपनी का 1600 में। इसके बाद 1773 में जवाबदेही कंपनी को बनाया गया। कुप्रशासन के कारण ब्रिटिश संसद का पहला सीधा हस्तक्षेप कंपनी के ऊपर हुआ और कंपनी को जवाबदेही बनाया गया। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, विभाजन हुआ, व्यापार और राजनीतिक अधिकार बांट दिए गए। द्वैध शासन इसे कहते हैं। कंपनी अब राजनीतिक उपकरण मात्र थी 1784 में। 1793 में पूर्ण अधीनता, ब्रिटिश नियंत्रण जो है तंत्र का पूरा खर्च भी भारत के कंधों पर आ गया। इसको याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानना जरूरी है। इन 100 वर्षों में ब्रिटिश संसद ने एक स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी को ब्रिटिश ताज के एक पूर्ण नियंत्रित और अधीनस्थ प्रशासनिक ढांचे में बदल दिया, याद रखिएगा। तो 1793 का एक्ट लाया गया और उसमें जो राजस्व था उसका पैसा सारा भारत से खर्च होगा। यहीं से शोषण का अधिकार, शोषण का तरीका बढ़ गया और धन का बहिर्गमन जो सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, उसके जो उसका आधार था यहीं से था, जिसके बारे में आगे हम आपको इससे पहले क्लास में बता चुका हूं और आगे अभी मैं आपको और स्पष्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं और 1813 का अधिनियम देखेंगे अब हम।
33 का अधिनियम देखेंगे और 53 का अधिनियम देखेंगे, जो हर 20-20 साल के बाद आया है। आप जरा गौर करिएगा, जैसे 1793 का जो एक्ट लाया गया, तो कहा गया कि 20 साल के बाद 20 साल तक कंपनी का अधिकार व्यापार कर सकती है, तो 1813 का अधिनियम लाया गया। फिर 20 साल के बाद 1833 का अधिनियम लाया गया, और फिर 20 साल के बाद 1853 का अधिनियम लाया गया, और हर 20-20 साल पर कंपनी के को राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों को कंट्रोल करने का काम किया गया। तो इसको याद रखना जरूरी है। ये तीनों अधिनियम को भी हम जानेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इन तीनों अधिनियमों की बारीकियों को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि 1813 का जो अधिनियम लाया गया, चार्टर एक्ट, 1833 का और 1853 का, हर 20-20 साल के जो गैप पे मैंने भी बताया लाया गया है, इसको देखेंगे। व्यापार से ताज तक ब्रिटिश चार्टर एक्ट का विकास कैसे होता है, और कंपनी को और कितना रेगुलेट किया जाएगा, कंपनी के अधिकार को कितना छीना जाएगा, ये सबको हमें जानना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 40 वर्षों के जो विधायी परिवर्तन का जो प्रयास किया गया, उसका एक विश्लेषण के आधार पर अध्ययन करेंगे, और इन अधिनियमों को और बारीक से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इन चार्टर जो एक्ट लाए गए, जो अधिनियम लाए गए, इनमें क्या क्या बदलाव हुआ, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक चीज को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, और आपको एक एक चीज यहाँ पे समझाते हुए बढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले कहा जाए तो 1813 का जो एक्ट लाया गया था, उसमें कंपनी के एकाधिकार का पतन कर दिया गया। कंपनी का पतन नहीं, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का पतन कर दिया गया। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था कि 1793 का एक्ट लाया गया था, उसमें 20 वर्षों तक कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, व्यापारिक अधिकार, और भारत में केवल कंपनी ही व्यापार करेगी और कोई व्यापार नहीं कर सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 20 वर्षों तक वो व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा इस व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। कारण क्या था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। अब इंग्लैंड में अगर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई है और कोई भी उद्योग लगाना होगा, तो उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड में बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां थी, और सबकी मांग थी कि भारत जैसे उपनिवेशों में व्यापार करने का अधिकार हमें भी दिया जाए। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार नहीं रह सकता है, और औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए सभी व्यापारियों को कच्चे माल की आवश्यकता है। अब उद्योग चलाने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए पूंजी, और पूंजी किसके पास है, इंग्लैंड के उद्योगपतियों के पास है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वहां लानी है। तो उद्योगों के पास, उद्योगपति है, उनके पास पूंजी पर्याप्त है। कच्चा माल इनके पास है नहीं, और कच्चा माल कहां से आ सकता है, भारत जैसे उपनिवेश से। अब भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल लाने के लिए सभी कंपनियों को कच्चा माल लाने का अधिकार देना पड़ेगा ना। तीसरा, श्रम, सस्ता श्रम भारत में उपलब्ध है, इसके लिए भी अनुमति देनी पड़ेगी। और चौथा है बाजार, हम सामान बनाएंगे तो उसको बेचेंगे कहाँ, ये उद्योग की 4 शर्तें होती हैं। तो बाजार भी उपनिवेश ही है। हम कपड़ा बनाएंगे, सूती कपड़ा पहले इंडिया से लाएंगे, और इंग्लैंड में कपड़ा बनाएंगे, और फिर बाजार के रूप में इंडिया में बेच देंगे। तो भारत जैसा देश, उपनिवेश जो था, जितने भी उपनिवेश थे भारत जैसे देशों में, वो कच्चे माल और बाजार के प्रमुख स्रोत बन गए। ऐसी स्थिति में जितनी भी कंपनियां वहां थी, वो सब चाहती थी कि कच्चा माल और बाजार हमें भी मिले, इसीलिए कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए और हमें भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो लिखा है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के दबाव में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना पड़ा, और अन्य कंपनियों को भी अनुमति दे दी गई कि आप भी व्यापार कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि औद्योगिक क्रांति का ही प्रभाव था कि 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी भी व्यापार करेगी, लेकिन अन्य कंपनियां भी व्यापार करेंगी। अब आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी, आप अकेले व्यापार नहीं करेंगे। कारण था औद्योगिक क्रांति। और भारत जैसा देश कच्चे माल का स्रोत और व्यापार का केंद्र बन गया। तो देखा होगा कि विदेशों से जब कपड़े आते थे भारत में, तो सस्ते होते थे क्योंकि मशीनों से बनते थे। भारत में हथकरघा उद्योग के द्वारा कपड़े बनाए जाते थे, महंगे होते थे क्योंकि वो हाथ से, उसमें श्रम ज्यादा लगता था। और देखा होगा इसीलिए लोगों जो है विदेशी कपड़ा ज्यादा पहनने लगे,
और अंत में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन को कांग्रेस में शामिल कांग्रेस को शामिल करना पड़ गया था। बहिष्कार का मतलब यही था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। क्यों? क्योंकि विदेशी कपड़ों से पूरा बाजार भारत का भर गया, क्योंकि सारी कंपनियां कपड़ा बना बना कर भारत जैसे ऊपरी देशों में भेजने लगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1813 का अधिनियम के तहत एकाधिकार क्यों समाप्त किया गया। औद्योगिक क्रांति मुख्य कारण था, और अन्य कंपनियां भी चाहती थी कि हम भी जो है भारत जैसे देशों से कच्चा माल लाएं। अब 1813 में एकाधिकार समाप्त किया गया कंपनी का, और इसके 20 साल बाद 1833 का अधिनियम लाया गया और प्रशासनिक और कानूनी केंद्रीकरण स्थापित किया गया। कंपनी का शुद्ध रूप से एक राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय में परिवर्तन हो गया और कहा गया कंपनी अब राजनीतिक काम नहीं वो व्यापारिक काम नहीं देखेगी, राजनीतिक काम देखेगी। स्पष्ट कर दिया गया। अभी आगे एक चीज बताऊंगा आपको। 1853 का जो अधिनियम लाया गया वो ताज के शासन का एक तरह से प्रस्ताव था। विधायिका का जन्म हुआ और खुली प्रतियोगिता का शुरुआत होती है। ब्रिटिश संसद द्वारा सीधा नियंत्रण स्थापित करने की तैयारी की गई और पहली बार विधायिका की स्थापना, जिसे हम संसद कहते हैं, विधायिका की स्थापना का प्रपोजल पहली बार 1853 में ही रखा गया। इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको जानेंगे क्लास में आगे। इन 40 वर्षों में कंपनी ने अपना व्यापार खोया, प्रशासन केंद्रीकृत किया और अंततः संसद के अधीन एक मिनी संसद को जन्म दे दिया गया। याद रखिएगा। तो इसको एक एक चीज को हम समझते हैं और एक एक चीज को जानते हैं। तो 1813 का जो अधिनियम था क्यों लाया गया, इसको मैंने बताया है, आगे इसके बारे में लिखा भी है कि 1813 का जो संवैधानिक स्थिति और संप्रभुता की घोषणा की गई थी, उसमें एक तरह से व्यापारिक उस पर चोट लगाई गई और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। क्या क्या था इसमें? ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता। पहला क्या? इस एक्ट में पहली बार भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। कंपनी द्वारा अधिकृत सभी भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता स्थापित कर दी गई कि जितने भी कंपनी की अधिकृत संपत्तियां हैं उन सब पर ज्यादा क्षेत्र है उस ब्रिटिश सम्राट का ही संप्रभु स्थापित रहेगा। तो कंपनी को रेगुलेट किया ही जाएगा। कंपनी के व्यापारिक और संपत्तियों पर भी सम्राट का अधिकार हो गया। दूसरा, स्थानीय सरकारों की शक्ति। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यापार पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। कर न चुकाने पर दंड देने की शक्ति की भी प्रदान कर दी गई इस अधिनियम के द्वारा कि कर लगाया जाएगा और कर जो नहीं देगा उसको दंड भी दिया जाएगा। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इसके बाद 1813 में औद्योगिक क्रांति और मुक्त व्यापार का प्रवेश। यही औद्योगिक क्रांति और मुक्त व्यापार का प्रवेश की वजह से एकाधिकार समाप्त किया गया। तो याद रखिए, अगर कहा जाए तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश व्यापारी भारत में मुक्त व्यापार की मांग कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और कह रहे थे कि हमको भी व्यापारिक एकाधिकार दिया जाए। तो कंपनी का पूर्ण एकाधिकार था पहले अकेले व्यापार करने का, इस एकाधिकार को तोड़ दिया गया और चाय और चीन पर अभी भी एकाधिकार कंपनी का बना रहेगा, क्योंकि चाय के बागान कंपनी ने ही लगाए थे। तो चाय का व्यापार अभी केवल कंपनी करेगी और 20 वर्षों तक जब मतलब ये हुआ कि 1813 से लेकर और 1833 तक अभी कंपनी 20 वर्षों तक दो चीजों पर एकाधिकार बना रहेगा, एक चाय पर और एक चीन के साथ व्यापार पर। चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है अभी कंपनी ही करेगी और कोई वहां नहीं जाएगा 20 वर्षों तक। तो 13 से लेकर 33 तक चाय और चीन पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा, बाकी सभी अधिकार कंपनी के तोड़ दिए गए, अर्थात और भी कंपनियां व्यापार कर सकती हैं। सीधे सीधे यहां लिखा है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश नागरिकों और व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बरकरार रखा गया, अर्थात 33 तक चीन और चाय के साथ अभी भी कंपनी का एकाधिकार रहेगा, बाकी अन्य चीजों पर कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा। ब्रिटिश नागरिक कोई भी हो और कोई भी व्यापारी हो, वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, व्यापार कर सकता है और कंपनी अकेले व्यापार नहीं करेगी। ये बात याद रखिएगा। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो औद्योगिक क्रांति थी, और औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल
और बाजार बहुत जरूरी था, और अकेले वहां बहुत सारी कंपनियां लगाई जा रही है, वहां पे कच्चा माल नहीं मिल रहा है, तो कच्चा माल के लिए उपनिवेशों का उपयोग करने के लिए ही, याद रखिएगा, एकाधिकार को तोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। 1813 का जो अधिनियम लाया गया उसमें और कई प्रावधान किए गए। शिक्षा और समाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत हो गई। पहली बार शिक्षा पर पैसा खर्च किया गया, बजट पास किया गया पहली बार शिक्षा पर, और समाज सुधार के लिए भी ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जो है हस्तक्षेप की शुरुआत यहीं से होती है। कैसे, एक एक करके देखते हैं। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है अनुदान के रूप में दिया गया, कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 1813 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि अलग से रखने का प्रावधान पहली बार किया गया। उद्देश्य क्या था? भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार और साहित्य का पुनरुत्थान करने के लिए। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए उठाया गया पहला कदम था, कि भारत में शिक्षा के लिए पैसा खर्च 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष किया जाएगा। और यह उद्देश्य ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाया गया पहली बार, कि भारत में शिक्षा के लिए पैसा खर्च किया जाए। तो इस लाइन को याद रखिएगा, क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को का प्रवेश हो गया। ईसाई मिशनरियों को अधिकार दे दिया गया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचारकों को आधिकारिक तौर पर धर्म प्रचार, प्रसार और बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अब ईसाई मिशनरियां बहुत सारी थी उस समय, जो ईसाई धर्म का प्रचार करती थी, आज भी करती हैं, और उन सबको अनुमति दे दिया गया कि आप जाइए, भारत में बसिए, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए। तो समाज में हस्तक्षेप बढ़ गया यहीं से, और जब ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिल गई, तो ये सब ईसाई बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसे जैसे पहले बात तो प्यार से समझाते थे, धनराशि दे करके ईसाई बनाते थे, और जब कोई नहीं बनता था तो बलपूर्वक उन्हें बनाने का प्रयास करते थे। इसीलिए 1857 के विद्रोह में यह भी एक कारण था कि जब धर्म में हस्तक्षेप हुआ तो लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए। आज भी देखा होगा, धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने पर तमाम बवाल हो जाता है, और धर्म एक ऐसा विषय है, बिल्कुल अफीम की तरह है, नशा इसमें बहुत ज्यादा होता है, और लोग ऊंच नीच नहीं सोचते हैं और निर्णय गलत ले लेते हैं, हिंसा करते हैं, यह बात याद रखिएगा। तो ईसाई मिशनरियों के प्रवेश से समाज में एक तरह से ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप हो गया। अब ये भी हमें याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 1833 का व्यापारिक युग का अंत, पूर्ण प्रशासन की शुरुआत, याद रखिएगा। अब 1833 का अधिनियम लाया गया। 1813 के अधिनियम, 1813 का जो अधिनियम था, मैंने अभी ऊपर बताया हूं कि इसके 20 साल बाद आना था 1833 का अधिनियम, और इस अधिनियम में कंपनी के एकाधिकार को सब समाप्त कर दिया गया, चाहे वो चाय हो और चाहे चीन हो, सबके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। विशुद्ध प्रशासनिक निकाय, अब कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कब किया गया, तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया है, और कंपनी को कहा गया कि अगले 20 वर्षों तक आप भारत में प्रशासनिक काम को देखेंगे, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। अर्थात अगर 33 में 20 जोड़ दिया जाए तो 1853 हो जाएगा। तो 33 से 53 तक अब व्यापार नहीं करेगी कंपनी, केवल क्या करेगी? प्रशासन देखेगी। अब व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 13 में कुछ समाप्त किया गया था, चाय और चीन को छोड़ करके। 33 में यह भी समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन पर एकाधिकार समाप्त कर दिया और कहा गया कोई भी व्यापार कर सकता है, चाय और चीन के साथ भी। अब विशुद्ध प्रशासनिक निकाय कंपनी बन गई। अब कंपनी केवल प्रशासन देखेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपनी का प्रशासन कब तक चला, तो 1858 तक चला है। और कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ, तो 33 में समाप्त हुआ, ये बात याद रखिएगा। लिखा है, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां चाय और चीन सहित पूर्णतया समाप्त कर दी गई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चाय और चीन के साथ साथ अब कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। अगर आपसे क्वेश्चन मैं बार बार बता दे रहा हूं, अगर पूछा जाए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, तो 33 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है 1800। ये बात याद रखना, कंपनी प्रशासन चलाएगी, व्यापार नहीं करेगी। अब कंपनी को भविष्य में केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ही करने थे, क्राउन के नाम पर भारत का शासन करना था। स्पष्ट लिख दिया गया है कि कंपनी अब राजनीतिक काम करेगी, कब तक? 33 से लेकर के और 53 तक, 20 वर्षों तक। अब व्यापार अब कंपनी नहीं कर सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा कि कंपनी के एकाधिकार को 33 में समाप्त किया गया है और पूरी तरीके से, और 1813 द्वारा एकाधिकार समाप्त किए गए थे, कंपनी के व्यापार को ही समाप्त कर दिया गया है। अब कंपनी आगे 20 वर्षों तक राजनीतिक और प्रशासनिक काम देखेगी, व्यापार नहीं करेगी। ये साफ साफ स्पष्ट कह दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 13 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, 33 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। वैचारिक प्रभाव क्या पड़ा? इस एक्ट पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव लॉर्ड मैकाले और उपयोगितावादी विचारक जेम्स मिल का गहरा प्रभाव था। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने, बसने और व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी मिल गई। ये भी याद रखना, अब बिना लाइसेंस के भारत में आओ, व्यापार करो, रहो, बस जाओ यहीं पर, ठीक है, सब स्वतंत्रता दे दी गई। ये भी एक पॉइंट था, इसको भी हम याद रखना। और इस पर जेम्स मिल का पूरा प्रभाव था, याद रखना इस अधिनियम पर। 1833 के अधिनियम में कहा जाए तो भारतीय प्रशासन का पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया। क्या काम हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बंबई प्रेसिडेंसी लिखा है और यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी लिखा है। इन्हें विधायी शक्तियां दी गई थी, ये काट दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर ही लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में जब भारत आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था, लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और बंगाल की जगह पर भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। अब इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत में है। ऐसी स्थिति में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए 1833 के अधिनियम के तहत। तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद लाया गया बंगाल के स्थान पर, इसको कहते हैं केंद्रीकरण कर दिया गया। अब पूरे भारत के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का नाम नहीं रहेगा, भारत नाम रहेगा। ये बात याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया, तो 1833 के अधिनियम के तहत। इस पद पर पहला व्यक्ति कौन आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कब किया गया, 1833 के अधिनियम के तहत। इस पद पर अंतिम व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, याद रखिएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। लिखा क्या है, गवर्नर जनरल का उदय। बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसे पूरे भारत के लिए नागरिक और सैन्य अधिकार मिल गया। स्पष्ट जो मैंने बताया, स्पष्ट शब्द यहाँ लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया, मैंने वही बताया कि, और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। विधायी एकाधिकार, मद्रास और बॉम्बे को कानून निर्माण के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां कानून नहीं बना सकती हैं। अब केवल सब परिषद गवर्नर जनरल को ही पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का एक अधिकार दे दिया गया। किसको, गवर्नर जनरल को दे दिया गया, भारत के। तो ये फेरबदल जो प्रशासन किया गया, ये 1833 के अधिनियम के तहत किया गया, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1833 का कानून का संहिताकरण और प्रथम विधि आयोग बनाया गया इसी समय 1833 के अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या पुनः 4 कर दी गई। अभी तक 3 थी, मैंने बताया था। तो जो 1 प्लस किया गया वो विधि सदस्य थे, उनको नियुक्त किया गया था। विशेष ध्यान, चौथा सदस्य कानूनी सदस्य होगा। चौथा सदस्य कौन होगा,
तो जो चौथा मेंबर होगा वो कानूनी सदस्य होगा, और उस पद पे कौन आया? लॉर्ड मैकाले प्रथम। कानूनी सदस्य के रूप में जो चौथा सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में आया था, वो चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले आया था, और इसी ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। उच्च शिक्षा में वह बैठकों में उपस्थित हो सकता था, लेकिन उसने मताधिकार नहीं प्राप्त था। इस प्रकार पहली बार केंद्रीय सरकार के वैधानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में स्पष्ट अंतर कर दिया गया कि विधायी काम क्या है और प्रशासनिक काम क्या है, दोनों अलग अलग स्पष्ट कर दिए गए, और एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, याद रखिएगा। और उस पद पर पहला व्यक्ति कौन बैठा? लॉर्ड मैकाले। तो पहला विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था, याद रखिएगा। भारत में कानूनों के वर्गीकरण और मानकीकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में पहला विधि आयोग बनाया गया, और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। भारत में कानूनों के वर्गीकरण और मानकीकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो विधि आयोग बनाया गया था, याद रखिएगा 35 में बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। तो इस तरह का फेरबदल 1833 के अधिनियम के तहत कानून के मामले में किया गया। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन बारीक चीजों को याद रखना जरूरी है। 1833 का धारा 87 और सामाजिक सुधार के निर्देश। 1833 के अधिनियम के तहत कई समाज सुधार के काम किए गए। तो धारा 87 क्या है? इस एक्ट की 87वीं धारा द्वारा घोषित किया गया कि धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर किसी भी भारतीयों को कंपनी के अधीन किसी भी पद के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बदलाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जैसे देखा होगा आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि जन्म, धर्म, रंग या किसी आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। तो ये प्रावधान उसी समय कर दिया गया था 1833 के धारा 87 के तहत, और कहा गया कि किसी भी भारतीय को कंपनी के अधीन सेवा करने के लिए उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर भेदभाव होता था? या तो धर्म के आधार पर, अगर आप ईसाई हैं तो नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, इस आधार पर भेदभाव होता था कि आप काले हैं, हम गोरे हैं। ये सब अब नहीं रहेगा। तो 1833 के अधिनियम के धारा 87 में यह प्रावधान किया गया कि अब भेदभाव रंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भारतीयों के साथ नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, लेकिन किसी की नजर इस पर जल्दी पड़ती नहीं है। ये पहली बार 1833 के अधिनियम में किया गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण खुली प्रतियोगिता का यह प्रयास इस बार विफल हो गया। तो खुली प्रतियोगिता का प्रयास जो लाया गया था वो किया गया, वो 1853 में किया गया, लेकिन प्रयास पहली बार 33 में ही किया गया था, लेकिन डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1833 के अधिनियम के तहत जो सामाजिक सुधार किए गए वो कौन कौन से थे, इसको जान लेते हैं। तो दास प्रथा का अंत किया गया। इसी अधिनियम के तहत अब दास नहीं बनाया जाएगा, दास बनाना अपराध घोषित कर दिया गया। एक्ट में दासता को अवैध घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने एक्ट 5 के द्वारा दासता का पूर्ण अंत कर दिया। अगर अब यहां बारीक समझना कि दासता का अंत पूछा जाए किस अधिनियम के तहत किया गया, तो यह 1833 अधिनियम के तहत किया गया, लेकिन किया कब गया? 1843 में किया गया है, लॉर्ड एलनबरो के समय में। तो दासता को समाप्त 1843 में किया गया, एलनबरो के समय में, लेकिन प्रावधान 35 के अधिनियम में था। समय लग गया उसको समाप्त करने में, ये बात याद रखिएगा। और एक्ट 5 धारा 5 के तहत ही दासता को अंत किया गया है, याद रखना। एलनबरो के समय में, ये बात याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रावधान 33 में, लेकिन समाप्त 43 में किया गया, 10 साल बाद किया गया है। छोटा सा प्रावधान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन गलत करने वाला प्रावधान है, इसको याद रखिएगा। शिक्षा बजट क्या था? सालाना शिक्षा अनुदान 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। 1833 के अधिनियम में अब 10 लाख रुपए दिया जाएगा, जो 1 लाख रुपए का प्रावधान 13 के अधिनियम में किया गया था, अब वो 33 में 10 लाख हो जाएगा। ये एक बदलाव आया। दूसरा,
प्रशासनिक बदलाव, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया, अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान इंग्लैंड में बैठता है वो भारतीय मामलों का मंत्री कहलाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। वो जब बैठेगा तो उसको सब कहेंगे कि भारतीय मामलों के मंत्री हैं, अभी जवाब देंगे भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारे बदलाव जो किए गए हैं बहुत बारीक बदलाव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हैं, इनको अच्छे से याद रखना। और जो याद रखना जो धर्म के आधार पर भेदभाव होता था ये इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दास्ता वाला भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। बारीक चीजें हैं, गलती मत होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 1853 का जो है अधिनियम, जब तक संसद चाहे ताज के शासन की स्पष्ट चेतावनी दे दी गई। जो 1853 का अधिनियम लाया गया वो 20 वर्षों के बाद, मैंने बताया था 20 वर्षों के बाद कहा जाए तो कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को समाप्त करने के लिए कहा गया था। तो याद रखना ब्रिटिश संसद अब आगे करेगी काम, सत्ता हस्तांतरण का जो है एक तरह से हमें संकेत दिखाई देने लगा। क्या था इसमें, या जो है 1793 से शुरू हुई चार्टर अधिनियमों की संख्या का अंतिम एक्ट था। जो चार्टर एक्ट आते थे हमारे यहाँ, तो चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया था, उसके बाद सबको चार्टर एक्ट ही कहा जाता था। तो अंतिम चार्टर एक्ट कौन था, 1853 का। इसके बाद अब चार्टर एक्ट के नाम से नहीं होगा, भारत शासन के नाम से रहेगा। आगे की जो अधिनियम होंगे आगे बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर था। अनिश्चितकालीन विस्तार क्या हुआ कि पिछले चार्टर की तरह इसमें कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। अब आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था कि 1793 में कंपनी के 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया गया था सब काम को, और 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और 20 वर्षों तक कंपनी और जो है 1833 तक एकाधिकार बना रहा, व्यापार कर सकती है। फिर 20 वर्षों तक देखा होगा कि 33 के अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और 20 वर्षों तक राजनीतिक अधिकार को बढ़ा दिया गया 1853 तक। अब व्यापारिक एकाधिकार को नहीं बढ़ाया गया आगे, अब इसके आगे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं बढ़ेगा। शासन को केवल जब तक संसद चाहे तब तक के लिए विस्तारित किया गया है। अब संसद जब तक चाहेगी तब तक आप काम करते रहिए। तो 53 में ही आपका टर्म खत्म हो गया था, लेकिन संसद के ऊपर छोड़ दिया गया कि जब तक चाहे तब तक काम कर सकते हो। उसी दौरान 1857 का विद्रोह हो गया, तो संसद को मौका मिल गया कि कंपनी के सब काम खत्म कर दो। तो 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 का अधिनियम लाया गया, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो पहले ही 33 में समाप्त कर दिया गया था, राजनीतिक अधिकार को भी 1858 में समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का काम यहां हमेशा के लिए खत्म हो गया। कंपनी का बोरी बिस्तर 1858 में पूरी तरह से बंद गया और चला गया। तो कंपनी हमारे यहाँ 1600 में अधिकार पत्र के साथ आती है, और 1858 तक ही कंपनी हमारे यहाँ व्यापार और राजनीति करती है, इसके बाद खत्म हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में ही समाप्त हो जाता है, और पूरे भारत पर महारानी का अधिकार हो जाता है। कंपनी का लेना देना कोई नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। हमारा देश कंपनी से नहीं, ब्रिटिश संसद सरकार से आजाद हुआ था, ये बात याद रखिएगा। यह स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटिश क्राउन किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन सकता है, जो अंततः 1857 की क्रांति के बाद हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया। अब समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति न हुई होती तो हो सकता है कि प्रशासनिक काम को कुछ दिन के लिए और बढ़ा दिया जाता है, और ब्रिटिश क्राउन के अधीन था कि जब चाहे तो ले सकती थी, लेकिन सोचा होगा कि कुछ दिन और बढ़ा देते हैं। लेकिन मौका मिल गया 1857 का विद्रोह, और कंपनी के सारे काम समाप्त कर दिए गए, ये बात याद रखिएगा। 1853 का शक्तियों का पृथक्करण और मिनी संसद का जन्म। कहा जाए तो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारिणी कार्यों को अलग किया गया। अब गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें विधायी काम और कार्यकारी काम तथा कार्यपालिका काम अलग अलग कर दिए गए। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई है, कब?
1853 के अधिनियम के तहत। ये बात याद रखिएगा। जिसमें वाद विवाद सार्वजनिक और मौखिक होते थे, ये भी याद रखना, वहां वाद विवाद शुरू हो जाता था, इससे आज भी संसद में होता है। अब यहाँ लिखा है कार्यपालिका, यहाँ लिखा है विधायिका। यहाँ विधायिका आज की बात करें तो विधायिका मतलब संसद होता है, विधि बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं, और कार्यपालिका अलग होता है आज भी। तो कार्यपालिका में अलग हो गया और विधायिका अलग हो गया, दोनों के काम को बांट दिया गया। इसी को शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका में एक गवर्नर जनरल, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य सेनापति, 4 कार्यकारिणी के सदस्य। कानूनी सदस्य को अब पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ये भी याद रखना। जो यहाँ पे टेम्पोररी था वो क्या हो गया, कानूनी सदस्य पूर्ण सदस्य बन गया गवर्नर जनरल की परिषद में। वो कार्यपालिका का काम देखेगा। विधायिका काम क्या होगा, 4 क्षेत्रीय प्रतिनिधि बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने गए पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व 2 न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व एक अन्य न्यायाधीश के रूप में काम करेगा, जो विधायक के रूप में काम करेगा। याद रखना, यहाँ एक आगरा प्रांत लिखा है, तो आगरा एक नया प्रांत बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1834 में, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगरा को एक नया प्रेसिडेंसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1853 का खुली प्रतियोगिता और संरक्षण का अंत क्या था। खुली प्रतियोगिता मतलब यह हो गया कि नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया। जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, डायरेक्टर जिसको चाहते थे उसको नियुक्त कर देते थे, वो समाप्त कर दिया गया और कहा गया खुली प्रतियोगिता होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और जो पास करेगा वही जो है अधिकारी बनेगा। सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन कम से कम 100 बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। अब सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा और परीक्षा लंदन में होगी, जिससे भारतीय नागरिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। भारतीय नागरिकों को भी शामिल होने का अधिकार दे दिया गया समिति। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। तो 54 में मैकाले समिति बनाई गई थी कि सिविल सेवा का सिलेबस क्या होगा, परीक्षा का आयोजन कहाँ कराया जाएगा, इन सब की सिफारिश करने के लिए इसको बनाया गया था। तो मैकाले समिति याद रखिएगा, सिविल सेवा से जुड़ी हुई याद रखिएगा। अब सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन 53 के अधिनियम के तहत कर दिया गया, यह बात याद रखिएगा। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। इन 18 में से 6 सदस्य सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। कोरम 10 का तय किया गया था कि 10 लोग रहेंगे तो बैठक का आयोजन किया जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो 6 सदस्यों की नियुक्ति कोरम जो कौन करेगा, क्राउन के द्वारा होती थी, और इनकी संख्या जो 24 थी, 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। तो कुछ सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। इसी चीज को डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। अब 1800 में से 6 लोग जो है क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। और खुली प्रतियोगिता का आयोजन 53 के अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। 1853 में क्षेत्रीय पुनर्गठन और इंग्लैंड का सीधा पर्यवेक्षण क्या था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नई प्रेसिडेंसियों बनाने या पुरानी जो है आपका सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम ने 1859 में पंजाब को एक उपराज्यपाल का प्रांत बना दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। पंजाब को कुछ शक्तियां दे दी गई उस समय। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसके कारण लॉर्ड डलहौजी बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के भारत का वास्तविक प्रथम गवर्नर जनरल बन गया, क्योंकि उसको और अधिक पावर दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन को इंग्लैंड में एक विधि आयोग नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इसका कार्य भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट और मसविदों पर निरीक्षण का विधान बनाने का सिफारिश भी कर दिया गया। तो इंग्लैंड की जो ब्रिटिश क्राउन था, इंग्लैंड में एक विधि आयोग की नियुक्ति करने का भी प्रावधान कर दिया गया 1853 के अधिनियम के तहत। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 वर्षों का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो इसको हम एक नजर में अगर देखें तो 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम, हम तीनों को देखते हैं। ये अंतिम चार्टर एक्ट था 1853। व्यापार की पहले बात करते हैं तो आंशिक समाप्ति, चाय और चीन के साथ व्यापार बरकरार रहा। 20 वर्ष के बाद पूर्ण समाप्त कर दिया गया। शुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया, कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी। 33 में लागू ही नहीं था, व्यापारिक अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रशासन
क्राउन की संप्रभुता स्थापित द्वारा, पूर्ण केंद्रीकरण, भारत का प्रथम गवर्नर पद बनाया गया। कंपनी का शासन केवल संसद की इच्छा तक निर्भर था कि कंपनी का शासन तब तक चलेगा जब तक जो है ब्रिटिश सांसद ये जो है वहां का क्राउन तय करेगा। कानून और विधेयक का स्थानीय कर लगाने की छूट थी। मद्रास बंबई शक्तिहीन विधि आयोग और कानूनी सदस्य बिना वोट के भी नियुक्त हो सकता। लॉर्ड मैकाले नियुक्त हुआ था 33 में। 12 सदस्यीय मिनी संसद क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में बनाई गई। समाज सुधार, शिक्षा के हेतु 1 लाख रुपए खर्च किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति दे दी गई थी 33 के द्वारा। 33 के द्वारा शिक्षा के 10 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया और धारा 87 द्वारा भेदभाव निषेध किया गया रंग, रूप और धर्म के आधार पर। सिविल सेवा में भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन 1853 के अधीन द्वारा कर दिया गया। अब खुली प्रतियोगिता के द्वारा ही सिविल सेवा में भर्ती किया जाएगा और किसी सिफारिश पर नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष कहा जाए तो एक साम्राज्य की नींव का निर्माण कहा जाए तो 1858 का ताज का सीधा शासन स्थापित हो गया। तो याद रखना 1813 से 1853 तक के चार्टर अधिनियमों ने व्यवस्थित रूप से एक व्यापारिक एकाधिकार की संरचना को नष्ट कर दिया और उसे केंद्रीकृत राजतंत्र में बदल दिया। विरासत कहा जाए तो 1853 के अधिनियम द्वारा स्थापित विधायी ढांचा, खुली प्रतियोगिता और संसद की इच्छा तक का शासन विस्तार, यह सब 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश ताज के सीधे शासन के लिए तैयार किया गया एक मंच था। इसको अच्छे से याद रखना। तो मैंने इसमें आपको इस क्लास में 1600 ईस्वी से जो चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 15 वर्षों का दिया गया था, वहां से लेकर के और जो है 1853 के अधिनियम तक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जितने भी चार्टर एक्ट आए थे मैंने बता दिया है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो अगली क्लास होगी वो 1858 के अधिनियम से लेकर के और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक की हम चर्चा करेंगे उस क्लास में, जो ताज के अधीन अधिनियम लाए गए थे। तो कंपनी के अधीन जो अधिनियम लाए गए 1600 से लेकर 1853 तक हमने देख लिया है। ताज के अधीन जो 1947 तक अधिनियम आएंगे 1858 से, इनको हम लोग अलग क्लास में देखेंगे। दो अलग अलग क्लास बांटने का मतलब हो जाएगा, यही उद्देश्य है, क्लास लंबी ना होने पाए और आपको जो है कंफ्यूजन ना होने पाए और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो कंपनी के अधीन कौन कौन से हैं, ताज के अधीन कौन कौन से, इनको जाना जरूरी है। तो कहीं कोई डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। इसको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।